हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फ्रंटियर। रिसेंटली जो बलूचिस्तान है, जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता खुद को, इसने अपना इंडिपेंडेंस डे 11 अगस्त को डिक्लेयर किया है। और 11 अगस्त की अगर हमें इंपॉर्टेंस समझनी है तो वी हैव टू सी द हिस्ट्री कि अगर 1947 के टाइम पे जो बलूचिस्तान है, इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, या इसकी पुराने सिंस एंशियंट टाइम से ही इनका क्या हिस्ट्री रहा है। उसके बाद ही हम लोग इसका जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ सकते हैं, राइट। तो अगर हम लोग देखो बलूचिस्तान का मैप देखें सबसे पहले कि इसकी जो लोकेशन है ये क्या है और ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है। तो सबसे पहले तो ये एक हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजन है जो पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के कुछ रीजन्स में फैला हुआ है। लेकिन इसका जो मेजोरिटी ऑफ हिस्सा है वो पाकिस्तान के साउथ वेस्ट रीजन में आता है। और ये अगर एरिया वाइज देखा जाए तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, राइट। इनफैक्ट जो पंजाब है और जो सिंध है उससे भी ज्यादा बड़ा इसका एरिया है। लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन है वो पंजाब और सिंध के कंपैरिजन में कम है, राइट। तो इसका पॉपुलेशन तो कम है बट इसका एरिया बहुत ज्यादा है। एंड इनफैक्ट इसके साथ में जो इसकी मिनरल रिसोर्सेज हैं और इसकी जो लोकेशन में अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये अरेबियन सी से अपनी कोस्ट लाइन को शेयर करता है। साथ में इसमें जो ग्वादर पोर्ट है वो भी यहीं पे प्रेजेंट है। और इसमें हैवी जो मिनरल रिसोर्सेज हैं जैसे नेचुरल गैस हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, इनकी भी प्रेजेंस है यहाँ पे। तो ये इसको इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट, इतना ज्यादा इसको सिग्निफिकेंट बनाता है। और इसीलिए देखो यहाँ पे चाइना का भी प्रेजेंस रहता है कंटिन्यूअसली। ऑल्दो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, उनके काफी ऑफिशियल्स भी यहाँ पे मारे गए हैं, लेकिन उसके बाद भी चाइना यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, राइट। तो ये सिग्निफिकेंट इतना ज्यादा रीजन है। उसके बाद अगर इसको साउथ एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तब भी ये जो साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया है और मिडिल ईस्ट है, इवन अरेबियन सी है, इनकी जो जियो पॉलिटिक्स है उसका भी एक सेंटर पॉइंट है। अगर ये इंडिपेंडेंट होता है तो उसका एक सेंटर पॉइंट बन सकता है, राइट। और अगर इसका इम्पैक्ट देखें कि अगर जैसे इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया तो ये अगर इंडिपेंडेंट होते हैं या ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कंटिन्यू रहता है तो इसका पाकिस्तान, चाइना और इंडिया, इन तीनों पे ही इसका इम्पैक्ट होने वाला है। तो इसलिए जो इसका हिस्ट्री है इसको भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो सिंस एंशियंट टाइम से देखें तो जब इंडस वैली के टाइम पे ये इसमें पूरा पर्शियन, ग्रीक और कुषाण का ये पूरा रीजन था जो यहाँ पे रूल कर रहे थे। उसके बाद मेडिवल एरा में यहाँ पे बलूच ट्राइब है, ये यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल स्टेट यहाँ पे इमर्ज करते हैं और इसको डोमिनेट करती है ये बलूच ट्राइब, राइट। उसके बाद में ब्रिटिश एरा में भी यहाँ पे जो कलात है और क्वेटा है, ये एक मिलिट्री हब के रूप में यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं उसको डेवलप करते हैं। और जब 1947 के टाइम पे अगर इसका पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसको देखा जाए तो ये मेनली जो 4 प्रोविंसेस हैं उसमें डिवाइडेड होता है, जैसे खरान हो गया, कलात हो गया, लॉस वेला हो गया और मकरान हो गया। ये 4 प्रिंसली स्टेट थे जिनमें ये उस टाइम पे बटा हुआ था। जैसे इंडिया भी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड था और जो सरदार पटेल थे फिर उन्होंने उनको यूनाइट किया। तो वैसे ही ये बलूचिस्तान वाला जो पूरा एरिया ये 4 मेजर प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था, राइट। और जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होने वाला था तो उस टाइम पे ये हो रहा था क्योंकि सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनको ऑप्शन दिए गए थे कि या तो आप इंडिया के साथ मर्ज होइए या तो आप पाकिस्तान के साथ मर्ज होइए या आप अपना इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो इसमें जो 3 जो रीजन थे, जैसे इसमें जो हो गया खरान हो गया, लॉस वेला हो गया और मकरान हो गया, इन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन करने का एक तरह से डिसीजन लिया। और क्योंकि ये जिन्ना के इन्फ्लुएंस में थे तो ये पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाह रहे थे। लेकिन जो कलाब था वो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहा था, राइट। तो उसने बोला कि नहीं, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे और उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डे 11 अगस्त को डिक्लेयर किया। तो जो इनके लीडर थे उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस 11 अगस्त को डिक्लेयर किया और यहीं से ये जो 11 अगस्त है ये इतना मैटर करता है। और इसका अगर बेस देखा जाए तो ये 11 अगस्त 1947 से निकल के आता है। और उस टाइम पे इनके जो लीडर थे खान मीर अहमद यार खान, ये इनको खान ऑफ कलात बोला जाता था क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस पर्सनालिटी थे वहाँ पे। और इन्होंने जिन्ना को उस टाइम पे अपना लीगल एडवाइजर बनाया था क्योंकि जिन्ना काफी फेमस लॉयर थे। और उस टाइम पे इनको अपने आप को रिप्रेजेंट करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने क्योंकि इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। तो 4 अगस्त 1947 को जब मीटिंग हुई तो उसमें जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन और पंडित नेहरू, ये सारे लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे। और इन्होंने जो एक बलूचिस्तान है इसको बनाने की बात भी की थी। इनफैक्ट यहाँ पे ये भी हुआ कि जो करान है और लॉस वेला है इसको और कलात है, इन तीनों को मर्ज करके एक बड़ा प्रोविंस बनाया जाए बलूचिस्तान। और ये जब 1947 में 15 अगस्त 1947 को जैसे ही इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुई, इंडिया पाकिस्तान अलग हुए, तो इन्होंने भी अपना इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया। और इन्होंने भी बोला कि ठीक है आज से हम भी फ्री हैं। लेकिन यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो आता है सितंबर में, जब 12 सितंबर को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश मेमोरेंडम एक इशू करती है और उसमें बताती है कि ये कलात वाला जो रीजन है ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, या इसकी अपनी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में एक तरह से सक्षम नहीं है या एबल नहीं है। तो इसलिए हमें इसको कुछ इशू यहाँ पे इसका निकालना, कुछ इसका
सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो जिन्ना है इसी टाइम पे सडनली वो अपना माइंड चेंज करते हैं और वो जो कलात के जो लीडर थे इनको ऑफर देते हैं या इनको बोलते हैं कि आप पाकिस्तान में मर्ज हो जाइए और साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन इनको साइन करने के लिए बोलते हैं। लेकिन ये इनिशियली इसको मना करते हैं और उस टाइम पे जितने भी कंट्रीज थी उनसे हेल्प भी मांगते हैं, उसमें इंडिया भी इंक्लूडेड था। लेकिन जब इनको कहीं से भी हेल्प नहीं मिलती है तो इनको मजबूरी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन साइन करना पड़ता है और ये 1948 में ये इसको साइन भी कर देते हैं। लेकिन उसके बाद में इनके जो ब्रदर थे अब्दुल करीम वो इस चीज को नहीं मानते हैं और यहीं से जो आर्म्ड इंसर्जेंसी है उसकी शुरुआत होती है, क्योंकि ये जो पहले से पर्सन थे जिन्होंने 1948 में ही जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ इन्होंने आर्म्ड इंसर्जेंसी शुरू कर दी थी और ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है 1954 तक। अब देखो 1954 से 58 तक ये चलते रहता है। लेकिन 58 में क्या होता है कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, क्योंकि ये इन्होंने मर्ज तो कर लिया था लेकिन वहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही थी और भी मेजर फैक्टर थे, तो उनसे निपटने के लिए ये लोग इसको डिसइंटीग्रेट करने का सोचते हैं और एक स्कीम लेके आते हैं, वन यूनिटी स्कीम, जिसके अंदर ये जो बलूचिस्तान वाला पूरा रीजन है इसको डिसइंटीग्रेट करने की बात करते हैं। लेकिन वहाँ पे जो उनके उस टाइम पे लीडर रहते हैं नवाब नौरूज खान, वो उनको ये चीज पसंद नहीं आती और वो यहाँ पे गुरिल्ला रेजिस्टेंस है उसको शुरू कर देते हैं या गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर देते हैं अगेंस्ट जो पाकिस्तान आर्मी रहती है इनके खिलाफ। और ये चलते रहता है 1958 से लेकर 59 तक और इवन 62 तक ये कंटिन्यूअसली मूवमेंट चलता है। लेकिन 1958 में यहाँ पे क्या होता है 1958-59 में ही कि जैसे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये चल रहा होता है, उसी में पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो इनको ऑफर देती है जो इनके लीडर थे कि आप पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करिए और हम यहाँ पे जो भी आपकी डिमांड है उनको देखेंगे कि उस और उनको समझने की भी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये जैसे ही ये इनसे मिलने के लिए मीटिंग के लिए जाते हैं वहाँ पे इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और इनमें साथ में इनके जो लीडर थे उनके साथ में इनके 5 कुछ रिलेटिव भी थे, इन सबको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और यहाँ से जो ये इंसर्जेंसी है एक तरह से ये और डीप हो जाती है या एक तरह से जो धोखा देते हैं बलूचिस्तान के लोगों को वो और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को डीप कर देता है। उसके बाद देखो इनका जो तीसरा मेजर कॉन्फ्लिक्ट है वो 1963 में शुरू होता है जब वहाँ पे जो शेर मोहम्मद बिजरानी थे क्योंकि पाकिस्तान जो था ये कंटिन्यूअसली इनके रिसोर्सेज को यूज कर रहा था, इनका एरिया को एक्सप्लॉइट कर रहा था, लेकिन बदले में जो लोग थे वहाँ के उनको कुछ नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से वहाँ पे फिर से 1963 में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है और वहाँ के जो लीडर थे शेर मोहम्मद वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि आप जो भी रिसोर्सेज हमारे यूज कर रहे हो उसका शेयर आप बलूचिस्तान के लोगों को भी दो, साथ में जो आपने वन यूनिट स्कीम शुरू करी है इसको भी डिसॉल्व करो। तो यहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट मजबूर होती है और फिर इनकी जो डिमांड है इसको मान लेती है। लेकिन ये इंसर्जेंसी है वो रुकती नहीं है और इनफैक्ट जो 1973 से 77 के बीच में ये जो इंसर्जेंसी ये पूरा फुल स्केल मिलिट्री एक्शन में ये एक तरह से बदल जाती है। लेकिन देखो उस टाइम पे जब ये वन यूनिट स्कीम को पाकिस्तान वापस लेता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट वापस लेती है, तो उस टाइम पे जो प्रेजेंट जो बलूचिस्तान का मैप है जो अभी हमें दिखता है ये शेप में आता है, राइट। लेकिन अगर इंसर्जेंसी है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। फिर 2000 से लेके अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ ग्रुप भी बनते दिखाई देते हैं, जैसे बीएलए हो गया, बीएलएफ हो गया, जो अभी जो कंटिन्यूअसली जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनफैक्ट जो सीपैक है जो वहाँ पे इन बलूचिस्तान में है उन सबको ये लोग कंटिन्यूअसली टारगेट करते हैं और इवन अभी भी टारगेट कर ही रहे हैं, राइट। इनफैक्ट हम लोगों ने जब अभी देखा था जो ट्रेन वाला इंसिडेंट हुआ था जब इन्होंने पूरी ट्रेन को ही कैप्चर कर लिया था और वहां पे कई दिनों तक जो इनके सिक्योरिटी फोर्सेस हैं पाकिस्तान के बहुत सारे मारे गए थे और बहुत लंबा वो कॉन्फ्लिक्ट चला था, राइट। इनफैक्ट पूरी दुनिया में उसने हेडलाइन बनाई थी और जो बॉम्ब ब्लास्ट हैं वो भी कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। साथ में इनका जो अभी इन्होंने डिक्लेयर किया था कि 85% एरिया उसको भी इन्होंने फ्री कर लिया है। उसके साथ साथ में अभी अब इनका जो नेक्स्ट स्टेप है वो इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया है। तो ये कंटिन्यूअसली स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ ही रहे हैं। तो ये पूरा बलूचिस्तान का हिस्ट्री था। लेकिन देखो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो हिस्टोरिकल फैक्टर हैं वो ही इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा रहे हैं या उसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो जिस तरह से वहाँ के जो लोग हैं उनके रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन कर रही है, वहाँ पे जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है और जो सिक्योरिटी है वहाँ के लोगों की जिस तरह से उसको वायलेट करा जा रहा है या ह्यूमन राइट जो वायलेशन वहाँ पे हो रहे हैं, जैसे इनफोर्स डिसअपीयरेंस हो रही है, वहाँ के जो लोग हैं वर्कर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं, वहाँ पे सिविल राइट्स का सिविल रिस्ट्रिक्शन जिस तरह से लगाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मिलके इसको और बढ़ा बढ़ा देती हैं ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट है। और बलूचिस्तान के इतना रिच रिसोर्सेज होने के बावजूद भी इतना इतना बड़ा यहाँ पे पोर्ट है, राइट। इनका जो बॉर्डर है अरेबियन सी से लगता है, सारी चीजें हैं इनके पास में, उसके बाद भी इनको इतनी एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहना पड़ रहा है और इनका जो ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशन है वो हो रहा है।
राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये इनको एक तरह से मजबूर भी कर रही हैं और ये स्टेप बाय स्टेप आगे भी बढ़ रहे हैं अपने इंडिपेंडेंस के लिए। अब देखो इसमें जो मेजर रोल है जैसे लाइक कंट्रीज़ हैं, लाइक इंडिया है और भी जो दुनिया की कंट्रीज़ हैं। अगर ये ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंस डे अपना डिक्लेयर कर देंगे तो ये इंडिपेंडेंट मान लिए जाएँगे, राइट? इसके लिए जो मेजर कंट्रीज़ हैं उनको आगे आना पड़ेगा। अब इसमें इंडिया का भी रोल देखना होगा कि इंडिया क्या करता है। बिकॉज़ जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पे इंडिया पूरी दुनिया की पहली कंट्री था जिसने उसको रिकॉग्नाइज़ करा था एज़ अ इंडिपेंडेंट कंट्री, राइट? उसके बाद में फिर जो बाकी जो कंट्री हैं, उन्होंने धीरे-धीरे उसको रिकॉग्नाइज़ करना शुरू किया। तो यहाँ पे भी इंडिया का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंडिया इनको क रिकॉग्नाइज़ करता है या क्या करता है, ये भी देखना होगा। अब जैसे इज़राइल भी है, वो भी पाकिस्तान के साथ में इतना कुछ उसके रिलेशंस अच्छे नहीं है, राइट? तो ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं जो साथ में आ सकती हैं, जो इनको हेल्प कर सकती हैं या इनको रिकॉग्नाइज़ कर सकती हैं और वो फिर फर्दर वो दुनिया की जो बाकी कंट्रीज़ हैं, उसको कर सकती हैं। तो ये देखना होगा कि आगे क्या होता है। बट अभी तो ये रिसेंटली उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया है और ये कंटिन्यूअसली आगे बढ़ ही रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ ही रहा है। इसको खत्म होने का तो इसमें कोई रीज़न दिख नहीं रहा है कि ये खत्म होना होगा, राइट? तो ये पूरा ऑल अबाउट हिस्ट्री था बलूचिस्तान का और उसका सिग्निफिकेंस था। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।